नमस्ते दोस्तों। आज हम राजस्थान के अपवाद अंतर में पढ़ेंगे चंबल नदी। जितनी भी जो कंपटीशन एग्जाम होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, इन सभी में चंबल नदी है, राजस्थान की चंबल नदी है। इस चंबल नदी से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और आज का यह जो वीडियो है, इस वीडियो में चंबल नदी का पूरा सार में डाल रहा हूं। एक बार ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद आपके ये क्वेश्चन छूटने की संभावना 1% नहीं, 0.1% भी नहीं रहेगी। यानी पूरी डिटेल चंबल नदी से संबंधित है, पूरी मैं आज यहां समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। चंबल नदी है, उसका यानी उद्गम कहां से होता है, कहां पर वो बहती है, पूरी डिटेल में इसकी समझा दूंगा। तो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान के दक्षिण में पड़ोसी राज्य कौन सा है? अपना अंतरराज्यीय सीमा जहां से बनती है सबसे ज्यादा, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक अपने जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में यहां पर एक स्थान है, यह क्षेत्र है, यहां पर एक स्थान है बीच में, जिस स्थान का नाम है महू। महू नाम का स्थान है इंदौर जिले में। इंदौर जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के महू स्थान इंदौर मध्य प्रदेश में है, जहां हमें जाना जरूरी है। वहां हमें जाना जरूरी है। जाना से हो जाएगा जाना पाव की पहाड़ी। क्या हो जाएगी? जाना पाव की पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जाना पाव की पहाड़ी से। जाना पाव की पहाड़ी से उद्गम होने के बाद में राजस्थान में प्रवेश करेगी। यहाँ अपना एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जिले का एक अलग ही पार्ट, यहाँ एक तहसील है जिस तहसील का नाम है बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ किस जिले का भाग है? चित्तौड़ जिले का ही। चित्तौड़ की एक तहसील है बेंसरोडगढ़। चंबल नदी नाम चंबल से, और जहां प्रवेश करती है राजस्थान में, उस स्थान का नाम भी क्या है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, चंबल से, चौरासीगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से, यहां इसके बाद में हमारे बेंसरोडगढ़ है। बेंसरोडगढ़ से ये प्रवेश कर जाएगी, और बेंसरोडगढ़ से प्रवेश करने के बाद में ये जाएगी बेंसरोडगढ़ में, यहां पर स्थान है, उस स्थान पर ये जलप्रपात बनाती है चंबल नदी। जो चंबल नदी, जिस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? चौरासीगढ़, यहीं पर। बेंसरोडगढ़ तहसील है ना, बेंसरोडगढ़ तहसील में चौरासीगढ़ स्थान पर। यानी राजस्थान में प्रवेश करते ही यहां हमारे आता है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है। यहाँ क्या है? एक चंबल नदी जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है, एक घाटी आती है, और इस घाटी में चंबल नदी यानी इस प्रकार से 60 फीट की गहराई में जल गिराती है। कितनी है? चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट। 60 फीट की गहराई में जल गिराती है चंबल नदी। यहां जल गिराने के बाद में चंबल नदी आगे चलेगी। चित्तौड़गढ़ के बाद में यहां हमारे कोटा बूंदी, कोटा में प्रवेश करी। कोटा में प्रवेश करने के बाद में यह चलेगी
कोटा और बूंदी के बीच में सीमा बनाती हुई, कोटा बूंदी के बीच में सीमा बनाती हुई चंबल नदी सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर के बाद में यहाँ सवाईमाधोपुर और आगे अपना धौलपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर है। यहां तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। चंबल नदी ऐसी भारत की सबसे लंबी सीमा बनाने वाली नदी यही है, चंबल नदी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सबसे लंबी सीमा बनाती है। सबसे लंबी सीमा, कितनी लंबी सीमा बनाती है? सबसे लंबी सीमा ये हमारे 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। 252 किलोमीटर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। इसके बाद में यहाँ अपना धौलपुर है। धौलपुर के बाद में ये यूपी में प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और हम एक इधर से अपनी आती है गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी यमुना नदी, इसे यमुना नदी में मिल जाती। हम एक बात सुनते हैं कि जैसे हम आए हैं वैसे ही जाएंगे, जैसे हम आए हैं वैसे ही जाएंगे। तो ये किस जिले से आई थी? इंदौर जिले से, यानी ई। किससे आई थी? इससे निकली। और स्थान महू यानी मैं, इंदौर के महू यानी ई और मैं। यूपी में कहा यमुना नदी में मिलती है? किस जिले में? ई जिला है। जैसे है वैसे जाना है तो इटावा जिला, इटावा जिला। मध्य इंदौर है तो ई ले लिया, और महू का म लिया तो यहां भी म है, यहां भी स्थान क्या मिलेगा? म से मिलेगा मंदसौर। उत्तर प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पे इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, इतना हो गया। यानी अब इसका ये कहां से निकली, कहां कहां पर बहती है और किस नदी में मिलती है? तो ये यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी यमुना की एक मुख्य सहायक नदी है जो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि ये अपनी चंबल नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है। पहले तो यह कि इसकी तो कुल लंबाई कितनी है, यानी हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश है, इनके बीच में सीमा कितनी बनाती है? 252 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है चंबल नदी की? कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। लेकिन यह हमारे राजस्व मंडल के द्वारा बताया गया है, राजस्व मंडल के द्वारा जो गणना की गई उसमें 151 किलोमीटर है। लेकिन अपने एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक में यह नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार है 965 या 966, इस प्रकार से दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। राजस्थान एनसीईआरटी की बुक में कितनी लंबाई दी हुई है? 965 या 966 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 352 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 352 किलोमीटर, जो इसके अपनी राजस्व मंडल के अनुसार, राजस्व मंडल के अनुसार राजस्थान में इसकी लंबाई है 352 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई है 153 किलोमीटर। हो गई इसकी लंबाई। अब इसकी अन्य सहायक नदियां देखते हैं। तो सहायक नदियां हैं, इनमें इस साइड से यानी दाएं साइड से, चंबल नदी में दाएं साइड से मुख्य रूप से दो नदी मिलती है, दो नदी मिलती है, जिसको याद करेंगे तो याद ऐसे कर सकते हैं, काली पार्वती। पार्वती कैसी? काली। वैसे तो शंकर भगवान की जो पत्नी थी वो पार्वती अलग थी, यह है काली पार्वती। तो इस साइड से पहले प्रवेश करेगी
काली सिंध। पहली सहायक नदी कौन सी है? यह है काली सिंध। काली सिंध। और मध्य प्रदेश से निकलती है एक नदी है जिसका नाम है पार्वती नदी। कौन सी है? पार्वती नदी। हो गई ना, काली पार्वती। अपने काली सिंध जो नदी है, इस काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है परवन। यह है परवन। काली सिंध और परवन नदी यह जहां मिलती है, इनका जो संगम होता है, इनके संगम स्थान है, यानी यहां पर मिलती है। यहां पर एक गढ़ बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है, प्रसिद्ध दुर्ग है। उस दुर्ग का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं भी बता रहा हूं, आप भी तो कुछ बताओ। हाँ, इधर से एक नदी है जो है आलनिया। तो दाएं साइड से चंबल नदी में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, ये हो गए मुख्य। अब बाएं साइड से चंबल नदी में मिलने वाली नदियां, तो एक बार ये देख लेना, ये नोट्स में उतारे हो तो उतार लेना। इसको मिटा रहा हूं। अब बाएं साइड से मिलने वाली जो नदी है वो देखते हैं। बाएं साइड से मुख्य, अपने जो राजस्थान की मुख्य चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। जो हमारे राजसमंद यहाँ पर है, राजसमंद की एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है खमनोर की पहाड़ी। वैसे इस बनास नदी का अलग से अध्ययन करेंगे। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद जिले में। राजसमंद से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, अजमेर के बाद में कोटा, टोंक और सवाईमाधोपुर में एक स्थान है जिस स्थान का नाम है रामेश्वरम धाम है हमारी। तो रामेश्वरम नामक स्थान पे बनास नदी है, वो जाकर मिल जाती है चंबल नदी में। किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में। मुख्य नदी हो गई इसकी सहायक नदी। और इसकी मुख्य सहायक नदियों में बनास के बाद में है बामनी नदी। यहाँ पे बामनी नदी है, वो बामनी नदी मिल जाती है। ये तो है बनास, यह है बामनी नदी। जैसे भी इनको याद रखना है, तो याद रखने के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूं। बाबा की मेज, यानी जो इस साइड से आके मिलती है, उन नदियों में मुख्य नदियां हैं बाबा की मेज। बाबा की मेज, एक तो बाग, दोनों बाग आ गए, यानी बाबा तो आ गया। की का कुराल नदी है, यहां इस साइड से मिलती है कुराल नदी। ये चंबल नदी है और यहां पे मिलती है कुराल नदी। और एक मिल जाती है मेज जो सवाईमाधोपुर में, यहां पे आकर मिलती है, यहां पर आगे मिल जाती है मेज नदी। तो चंबल की मुख्य सहायक नदियां हो गई, यानी दाहिने तरफ से मिलने वाली काली और पार्वती दो मुख्य नदियां हैं। काली नदी है, इसकी दो सहायक नदी है परवन और आलनिया। बाएं साइड से मिलने वाली है बाबा की मेज, बनास और बामनी, कुराल और मेज। यह चार मुख्य नदियां हैं। इनके अलावा और भी बहुत है, और भी यदि आप देखना चाहो तो और मैं बता सकता हूं कौन कौन सी है। यानी बाप की मेज पर
ट्रिक के हिसाब से बता देता हूँ मैं। ट्रिक क्या याद रख सकते हैं हम, जिस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं वो ट्रिक बता देता हूं। बाप की मेज पर सीप बरसाई। बाप की मेज पर काली ने, बाप की मेज पर काली ने काली पार्वती ने सीप बरसाई। यह चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां हमारे राजस्थान में। राजस्थान की मुख्य सहायक नदियां बनास अपनी, परवन की, काली सिंध 2 है तो काली सिंध छोटी, या इसे हम कुराल ये मानो ये कुराल है क्योंकि यह आगे और भी है। मेज और पर को छोड़ दो। काली सिंध, पार्वती, यानी काली सिंध 2 है, पार्वती भी 2 है। पार्वती भी 2 है क्योंकि एक यहाँ हमारे धौलपुर के पास में पार्वती नदी निकलती है धौलपुर से उत्तर साइड में, और वो पार्वती नदी है सीधी जाके ये अपनी यमुना में मिल जाती है कई बार तो, और कई बार जब वर्षा कम होती है तो उसका आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी हो जाती है। वो दोनों तरह की है, यानी आंतरिक अपवाह तंत्र की भी है और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी भी है। तो पार्वती भी 2 नदी है। ने को साइलेंट किया, सीप है और बसाई यानी अपनी बनास और बेड़च। यह राजस्थान की मुख्य चंबल नदी की सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश की मुख्य सहायक नदियों में है अपनी मुख्य रूप से था शिप्रा। मुख्य रूप से कौन सी है? शिप्रा। और वैसे सिवान, रेतम और शिप्रा। यह मध्य प्रदेश में मिलने वाली अपनी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो हो गई इतनी। अब इसके बाद में हम देखते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना, यानी चंबल नदी है, दोबारा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान है, वहां से निकलती है, जहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के तहसील है बेसरोडगढ़ से प्रवेश करती है 84 गढ़ स्थान से। यहाँ पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट की ऊंचाई है। इसके बाद में चित्तौड़ से यह प्रवेश करती है कोटा में। कोटा के बाद में कोटा और बूंदी के बीच में सीमा बनाती हुई सवाईमाधोपुर में प्रवेश कर जाती है। सवाईमाधोपुर से धौलपुर और धौलपुर से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है, तो यमुना नदी में जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। तो इंदौर से आए थे और इटावा जाएंगे, महू से आएंगे, मंदसौर जाएंगे। ठीक, तो यह यमुना नदी में मंदसौर स्थान, इटावा जिला और अपना यूपी राज्य, यहां जाके यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद में देखते हैं इसकी लंबाई। तो लंबाई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। राजस्थान में 352 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 352 किलोमीटर, जो किसके अनुसार है? राजस्व मंडल के अनुसार। जो राजस्व मंडल है उसके अनुसार। और एनसीईआरटी के अनुसार राजस्थान में इसकी लंबाई है 153 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 153 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अनुसार कुल लंबाई है 965-66 किलोमीटर और राजस्व मंडल के अनुसार है 1051 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में दाईं तरफ से मिलती है काली पार्वती, काली सिंध और पार्वती नदी। काली सिंध की 2 सहायक नदियां हैं, आलनिया और अपनी परवन।
परवन और काली सिंध जहां मिलती है वहां एक दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। हाँ, इसके बाईं ओर से चंबल नदी में गिरने वाली नदियां, सहायक नदियों में बाप की मेज, मैंने एक ट्रिक बताई है, बाप की मेज यानी बनास, बाप की मेज, बनास और बामणी, इधर कुरेल और मेज, ये 4 नदी मुख्य है। इनके अलावा ये सारी नदियां जो हमारे राजस्थान में चंबल नदी में प्रवेश करती है, ये ट्रिक के अनुसार बाप की मेज पर काली पार्वती ने सीप बसाई, सीप यानी मछली, सीप का क्या होता है, मछली, यानी मछली को बसा दिया काली पार्वती ने अपने बाप की मेज पर। और मध्य प्रदेश में सहायक नदियां हैं सिवान, रेतम और शिप्रा। अब इसमें मुख्य इसकी जो नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी की, वो देखते हैं कि क्या कहां कहां पर बनाए गए हैं। ये अपनी मुख्य सहायक नदी है चंबल नदी, वो तो है यमुना की मुख्य सहायक नदी, और चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी है राजस्थान की बनास नदी, राजस्थान की बनास नदी। अब अपनी चंबल नदी है, इस पे मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं। मुख्य रूप से कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। हाँ, अब देखते हैं वो 4 बांध कौन कौन से हैं, कहां कहां पर बनाए गए हैं, कब बनाए गए हैं। उनके लिए भी अच्छी ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार चलेंगे। चंबल नदी है अपने 84गढ़ स्थान से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, कोटा बूंदी बहने के बाद में सवाई माधोपुर से अपने चली जाती है धौलपुर और यमुना नदी में चली जाती है यूपी में। हाँ, जब यहां से चंबल नदी निकलती है जाना पाव की पहाड़ी से और राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़, तो 84गढ़ है ना, उस 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले, 8 किलोमीटर पहले यहां एक घाटी में बांध बनाया गया जिसका नाम है गांधी सागर, गांधी सागर बांध। यह कहां पर है, बानपुर स्थान पे, ये कहां है, बानपुर स्थान में। स्थान का नाम है बानपुर, स्थान कौन सा है, बानपुर, और जिला कौन सा है, मंदसौर। सॉरी, एक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, मंदसौर नहीं, यह है मुरादगंज। मंदसौर नाम याद रह गया, यह है मुरादगंज। जब मंदसौर यहाँ आया तब याद आया ना, यानी मंदसौर जिला है, उसका बानपुर स्थान है, बानपुर स्थान पे गांधी सागर बांध बनाया गया है सबसे पहला। अब इसकी ट्रिक है, एक तो मैं ऐसी मौके की ट्रिक बता रहा हूं कि कोटा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, कोटा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। अपने भारत का एक दयालु आदमी था गांधी जी, है ना, दयालु आदमी था गांधी जी। तो गांधी जी क्या करते हैं, कोटा की बेरोजगारी है वो हटाने के लिए शुरू होते हैं, कोटा की बेरोजगारी हटाने के लिए शुरू होते हैं। तो गांधी जी चले किसके पास, राणा जी के पास, और गांधी जी और राणा जी एक साथ में हो जाते हैं। राणा जी ने कहा मैं भी आपका साथ दूंगा कोटा की बेरोजगारी हटाने के लिए। राणा जी चले गए, दोनों मिलकर चले गए जवाहर जी के पास में, जवाहरलाल नेहरू जी थे ना आपने, जवाहरलाल नेहरू के पास, और इन तीनों ने मिलकर प्रयास किया और कोटा में चले गए और कोटा में बेरोजगारी हटा दी।
तीनों ने मिलके कोटा में बेरोजगारी हटाई। तो देखो क्रम बन रहा है क्या। सबसे पहले गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इनके अलावा और भी मेरे पास में कई ट्रिक है, वो दूसरी ट्रिक में दूंगा। यदि ये आपको पसंद आए तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, और ये ट्रिक आपको पसंद नहीं आ रही है तो दूसरी ट्रिक दूंगा। लेकिन अभी सीधे सीधे देख लेते हैं, ट्रिक बाद में, अभी सीधे सीधे देख लेते हैं। हाँ, तो अब हमारे गांधी सागर बांध है वो बनाया गया बानपुर मंदसौर जिले में। इसके बाद में यहाँ अपने चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात के पास में, और अपने गांधी सागर बांध है। गांधी सागर से 48 किलोमीटर, गांधी सागर उससे 48 किलोमीटर आगे अपने बेसरोडगढ़ तहसील का एक स्थान है जिसका नाम है, बेसरोडगढ़ तहसील का स्थान है जिसका नाम है रावतबाटा। रावतबाटा स्थान पे, रावतबाटा स्थान पे कौन सा बनाया गया? राणा प्रताप सागर। कौन सा बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। दो बांध तो बना लिए, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। अब तीसरा बांध बनाया गया था जवाहर सागर बांध, जो बनाया था कोटा और बूंदी है इन दोनों की सीमा पर, कोटा और बूंदी दोनों की सीमा पर बनाया गया। तो यह तीन है, इन तीन से विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है। अब चौथा अपना बांध है, वो बांध है कोटा, ये अपना जो जवाहर सागर बांध है ना, ये है जवाहर सागर पिकअप बांध। जवाहर सागर बांध है वो पिकअप बांध है। तो जवाहर सागर बांध के बाद में यहां अपने कोटा में, यहाँ जवाहर सागर बांध यहाँ पे है, कोटा बूंदी की सीमा पे, और इससे आगे कोटा है ना, कोटा में बनाया गया है जिसका नाम है कोटा बैराज। बैराज का अर्थ क्या होता है? बैराज का अर्थ होता है कि विद्युत उत्पादन न करके, अन्य उद्देश्य की पूर्ति न करके, सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया बांध। सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए बांध को कहा जाता है बैराज। तो कोटा बैराज, गांधी जी और यहाँ राणा जी और यहाँ जवाहर जी, तीनों ने मिलकर यहाँ कोटा में जाके बेरोजगारी हटा दी, बेरोजगारी से बैराज। ठीक, यह ट्रिक पसंद आए तो ठीक है, अन्यथा दूसरी ट्रिक देता हूं। 3 चरणों में काम पूरा हुआ, चरण भी साथ में हो जाएगा इस ट्रिक में। 3 चरणों में काम पूरा हुआ। तो देखो आजकल राज किसका चलता है? जिसके पास पैसे हो, जिसके पास पैसे है उसी का राज चलता है। और अपने भारत में आज भी राज उस व्यक्ति का चलता है जिसने बेरोजगारी हटाने के लिए कार्य किया है। यानी आज भी अपने भारत में, वो है नहीं इस भारत में, लेकिन उसका आज भी राज चलता है जिसका नाम है गांधी। भारत में किसका राज है? गांधी का राज, गांधी का राज। 3 चरणों में काम पूरा हुआ। वैसे चंबल नदी है, इस चंबल नदी घाटी परियोजना का जो कार्य है वो 1952-54 में प्रारंभ किया गया था, 52-54 से। लेकिन कार्य कब से हुआ? कार्य पहला चरण है वो कब से हुआ? पहले चरण में जो कार्य है वो कार्य हुआ था 1960 में, बनाया गया गांधी सागर बांध। फिर दूसरे चरण में ये दोनों काम साथ में हुए थे, कोटा बैराज का और राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों एक साथ ही हुए थे। कब हुए थे? 60 के बाद 70, 1960 और 60 के बाद
1970। फिर जवाहर सागर बांध है, ये जवाहर सागर बांध तीसरे चरण में हुआ था। तो जवाहर सागर बांध हुआ था 1972 ईस्वी में। ये 3 चरणों में इनका कार्य पूर्ण हो चुका था। अपने जो चंबल नदी है, चंबल नदी से संबंधित जो भी अपने क्वेश्चन बनते हैं सबका मैंने विस्तार से बता दिया है। अब इन पे ये चंबल नदी घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना का जब उद्देश्य रखा गया था तो उद्देश्य कितना रखा गया था? उद्देश्य रखा गया था 56 लाख हेक्टेयर। इसका 56 लाख बहुत होते हैं, 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का उद्देश्य रखा गया था। बिजली बनाने का उद्देश्य रखा गया था 230 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, जिसमें से 115 मेगावाट है वो तो बनाई जाती है गांधी सागर बांध से, और अपना यहाँ चोलिया जलप्रपात के पास रावत बाटा में है राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ पर बनाई जाती है 177 मेगावाट। 177 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। जवाहर सागर बांध है, यहां से 99, जवाहर सागर बांध है, ये कोटा बैराज आगे हुए, ये है कोटा बैराज, और जवाहर सागर बांध ये यहां से बनाई जाती है 99 मेगावाट। ये इससे बिजली का उत्पादन होता है। बाकी जो कुछ भी है वो हम आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कमेंट देखूंगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।